हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने घर में अच्छे से होंगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आज ये पढ़ेंगे कि जब फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरीज हो गई तो सबसे पहले एक एटम के अंदर ये पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं और ये मॉडल को सबसे पहले किसने लाया, इसके बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका मॉडल आया था वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था? क्योंकि थॉमसन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और थॉमसन ने ही सबसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो उन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन को एज ए फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर कर दिया तो चूंकि उनके समय में पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई और एक नेगेटिव चार्ज का अस्तित्व तभी आता है जब उसके अपोज में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई नहीं तो लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो ये मान लिया गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तब उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसको हम लोग पल्म पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्म पुडिंग मॉडल। अब पल्म पुडिंग मॉडल क्या था? पल्म पुडिंग मॉडल ये था कि उन्होंने कहा था कि एटम पूरी तरह से एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होती है और उस स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर में वो पूरा स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज से घिरा होगा और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बीच बीच में क्या होंगे? धसे रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन उतनी संख्या में धसे होते हैं जितनी संख्या में वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सके? काउंटर बैलेंस करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर सके? न्यूट्रल कर सके। तो इस नाते इस मॉडल को हम लोग पल्म पुडिंग मॉडल कहते हैं। पुडिंग मॉडल से आप इसकी तुलना आप कर सकते हैं कि ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने घर में खीर बनाते हैं या फिर आपने देखा कोई आइसक्रीम तैयार होती है तो उसके ऊपर से हम लोग काजू किशमिश की हम लोग क्या करते हैं? गार्निशिंग करते हैं। तो आपने देखा काजू किशमिश एक सॉलिड पार्टिकल है और आपका आइसक्रीम एक लिक्विड पार्टिकल है, तो उसके अंदर वो धंस जाते हैं। तो इनका मॉडल ये था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बिल्कुल उसी लिक्विड की तरह होते हैं और उसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल की तरह से उसमें धंस जाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के साइलेंट फीचर क्या क्या है, मतलब उन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि एटम इट इज जस्ट लाइक ए वाटरमेलन, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि एटम के अंदर का जो रेडिश पोर्शन होता है उसकी तुलना आप पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, तो चूंकि उस वक्त पॉजिटिव चार्ज को एज ए पार्टिकल डिस्कवर नहीं किया गया था, तो उन्होंने कहा था पॉजिटिव सरफेस का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होगा कि वो बिल्कुल एक सरफेस नुमा होगा और उस सरफेस नुमा स्ट्रक्चर में उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे जितने ही वाटरमेलन के अंदर आपने काले काले सीड इंबेडेड होते हैं वो आपने देखा। तो ये जो काले काले सीड उसमें इंबेडेड होते हैं तो इनके नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना ही इसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। तो उन्होंने बताया, देखिए उसके क्या क्या फीचर थे। तो उन्होंने कहा था कि एन एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पहली बात कि एटम सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आपको पहले बता दिया गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इस नाते ये बात यूज किया गया कि एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एंड दे आर इक्वल पॉजिटिव चार्ज। जैसा भी मैंने अभी कहा था कि इनके पास इक्वल पॉजिटिव चार्ज तो और इक्वल नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज इज ए स्फीयर ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक स्फीयर से सरफेस के होते हैं और वो पूरे सरफेस पे क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चूंकि एक पार्टिकल के तौर पर डिस्कवर हो चुका है, तो उन्होंने कहा ये एम्बेडेड और धसे होते हैं इनटू द पॉजिटिव चार्ज और वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है? धसे होते हैं। और जब धसे होते हैं तो ये इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है और इनका एटम स्टेबलाइज हो जाता है। हाँ, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल की डिमेरिट्स क्या थी। चूंकि बहुत दिनों बाद एटम का एक मॉडल भी आया था और तुरंत ही उस मॉडल को डिस्कार्ड भी कर दिया गया था, तो आखिर वो कौन कौन सी वजह थी कि जिनकी वजह से रदरफोर्ड का थॉमसन का ये जो मॉडल था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया।
तो इस नाते इसको पढ़ते हैं डिमेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल की डिमेरिट क्या थी। सबसे पहले क्या कि दिस मॉडल इज फेल टू एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम। तो आप कहेंगे सर ये आयोनाइजेशन ऑफ एटम क्या होता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी मेटल सरफेस को गर्म करते हैं, तो ये एक आयोनाइजेशन थ्योरी है कि जब किसी मेटल सरफेस को गर्म करते हैं तो मेटल अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट करता है, जिसको हम लोग थर्मो आयनिक इमिशन कहते हैं। तो अगर हम इस एटॉमिक मॉडल को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन यानी क्या इसके सीड निकलने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये उसको एक्सप्लेन करने में क्या रहा, अक्षम रहा। जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम इसको गर्म करेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं जब मेटल सरफेस को गर्म करते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रिक कंडक्शन, हीट कंडक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिले हुए हैं, और जब उसको आपस में अरेस्ट करके रखा हुआ है तो निकलेगा कैसे, और जब वो निकलेगा नहीं तो वो हीट कंडक्शन और इलेक्ट्रिक कंडक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉनों के निकलने को पूरी तरह से क्या कर रहा है, डिस्कॉर्ड कर दे रहा है। और दूसरी चीज, दिस मॉडल इज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और जाहिर सी बात है कि एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ एक जगह चिपक के नहीं रह सकते। अगर आपको ये समझना हो तो आप अपने ही घर के किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या फिर आप एक छोटी सी बैटरी ले लीजिए, उसके एक टर्मिनल पर प्लस और एक टर्मिनल पर माइनस है, अगर हम दो तारों को आपस में टच करते हैं तो देखिए वहां पे स्पार्किंग होती है। तो सोचिए अगर यहां पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ सबमर्ज होकर के, तो सोचिए कितनी जबरदस्त स्पार्किंग होगी, और उस स्पार्किंग से ये एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जिसकी वजह से एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं रह जाएगी। तो ये मॉडल उस एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। यहां पर हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कौन कौन सा सेटअप लगाए थे। तो उन्होंने देखिए एक लेड ब्लॉक लिया था, और लेड ब्लॉक के अंदर उन्होंने रेडियम रख दिया था। तो क्वेश्चन ये होता है कि सर लेड ब्लॉक ही क्यों लिया, कोई और ब्लॉक क्यों नहीं लिया। तो एक्चुअल में लेड के अंदर ये खासियत होती है कि सभी रेडियो एक्टिव रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं। देखिए जब भी कोई सब्सटेंस अपने आप से खुद ब खुद अगर अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस को रेडिएट करती है, अपने आप इन हानिकारक किरणों को निकालती है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और उन्हीं सब्सटेंस में एक सब्सटेंस है जिसका नाम है रेडियम। ये रेडियम दुनिया के सबसे महंगे और सबसे कीमती पदार्थों में से एक है, क्योंकि ये अपने अंदर से हाई मात्रा में क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस को निकालते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लिया गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल एक बहुत पतला सा गोल्ड फॉयल है जिसकी जो मोटाई थी उन्होंने 0.05 मिलीमीटर रखी थी। उसके बाद उन्होंने सामने लिया एक फोटोग्राफिक प्लेट, और उस फोटोग्राफिक प्लेट पे जो अल्फा पार्टिकल जब इससे रेडिएट होकर के अंदर जाते थे तो वो उनके स्पॉटिंग को देखकर समझते थे कि आखिर वो अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ टकराने के बाद गए। और इन अल्फा पार्टिकल के पाथ को मेजर करने के लिए उन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा दिया, और वो कैमरा केवल ये अल्फा पार्टिकल किस किस डायरेक्शन में जाते वो उनके पाथ को देखने के लिए लगाया गया था। तो जब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करके इसको ऑन किया तो देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस लेड ब्लॉक के ठीक सामने ही पड़े, यानी यहां पर, यानी इस पॉइंट में मैं ये कर देता हूं कि यहां पर उनको सबसे ज्यादा स्पॉट मिला। और फिर स्पॉट के साथ उन्होंने कुछ देखा कि कुछ दूरी पर थोड़ी जगह पर भी कुछ स्पॉट्स मिले हैं, और फिर देखा गया कि कुछ स्पॉट इधर भी थे, क्योंकि ये पूरी तरह से सर्कल्ड था। फोटोग्राफी प्लेट कैसा था, पूरी तरह से सर्कल्ड था। तो इस नाते ये इन जगहों पर भी आपको दिख गया था। और फिर उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और वो कंक्लूजन ही डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस को। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे। यानी जब रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड किया तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल के अलग अलग डायरेक्शन की स्टडी की, और जब अलग अलग डायरेक्शन की स्टडी की तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और उस कंक्लूजन को हम लोग
रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल कंक्लूजन या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया, उन्होंने कहा अगर हमारा कंक्लूजन कुछ इस तरह से एक कंजप्शन मॉडल की तरह से हो, तो उन्होंने कहा कि चूंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पार निकल जाते हैं, यानी अगर ये गोल्ड फॉयल होता, क्योंकि गोल्ड फॉयल इसी नाते रखा गया था कि अल्फा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से आए और उस गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर जाए, तो उन्होंने जब देखा कि जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से क्रॉस होकर के सीधा उसी जगह प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर क्या होता है हमारा, जहां पर हमारा वो लेड ब्लॉक होता है, तो लेड ब्लॉक के ठीक सामने वाली दीवार पर वो प्रोजेक्ट हो जा रहा है गोल्ड फॉयल होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के से पूरी तरह से पास निकल जा रहा है, इसका मतलब उनका जो एटम कैसा है, खोखला है। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है कि अगल बगल यहां से अगर जो अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं तो उसको हम खोखले उस एटम की तरह से दिखा रहे हैं। तो उन्होंने इसी कंक्लूजन को कहा कि द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल, इट्स मीन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, कि एटम का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। मतलब अगर हम बीच के इतने हिस्से को कॉन्सेंट्रेट रखें तो उसका मैक्सिमम पोर्शन कैसा है, खोखला, यानी कोई भी आर पार होकर के जा सकता है। तो उसी तरह से अल्फा पार्टिकल भी वो पार निकल गए। अब दूसरा कंक्लूजन आप देख रहे हैं, यानी ये रहे हमारे फर्स्ट कंक्लूजन्स। दूसरा कंक्लूजन हमारा ये है, यहां से भी अब देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल जाते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल पर जब प्लस चार्ज, तो जब ये अल्फा पार्टिकल जब मूव करते हैं और वो न्यूक्लियस के हल्के से क्लोजर से होकर गुजरते हैं, तो इस अल्फा यानी प्लस चार्ज को इस प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जब प्लस चार्ज को प्लस चार्ज रिपेल करेगा तो वो दूर छिटक के जाएगा। तो इस नाते ये सब देखिए रिपेल होकर के अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि द सम अल्फा पार्टिकल इज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, इट्स मीन द इनर सेंट्रल पार्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो भाई जाहिर सी बात है, ये डेविएट तभी होगा जब उसको उतना ही रिपल्सन फोर्स सेंटर से मिले, और यानी हमारे पास अगर प्लस चार्ज है तो हम इस बात से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेंट्रल पोर्शन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे यह पता चल गया कि सेंट्रल पोर्शन, एटम का सेंट्रल पोर्शन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे देखिए थर्ड कंक्लूजन, जो लास्ट, यहां पे देखिए तीसरा कंक्लूजन यही है कि उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जाते हैं और टर्न बैक होते हैं। तो पता कैसे चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल टर्न बैक है? और एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि जो फोटोग्राफी प्लेट थी वो पूरी तरह से सर्कुलर थी, तो अलग अलग डायरेक्शन में जो डेविएशन हुआ तो क्लियर हुआ, लेकिन कुछ डायरेक्शन लेड ब्लॉक के पीछे भी बने थे, कुछ स्पॉट जो है लेड ब्लॉक के पीछे बने थे, और जब लेड ब्लॉक के पीछे बने थे तो वो यहीं से था। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो अपने पास से सीधे लौट आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनर पोर्शन काफी डेंस है, और डेंस होने की वजह से इसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और पेनिट्रेट नहीं करने की वजह से, यानी ये बहुत हैवी होने की वजह से ये सभी अल्फा पार्टिकल को क्या कर देता है, उनके पास से लौटा देता है। तो यही लास्ट कंक्लूजन था कि ए फ्यू अल्फा पार्टिकल इज टर्न बैक इनटू देयर ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या जाता है, लौट आते हैं। इट्स मीन द सेंट्रल पार्ट कॉन्सेंट्रेट होल मास, यानी ये जो सेंट्रल पोर्शन है वो एटम का क्या करता है, होल मास को कॉन्सेंट्रेट करता है और हैवी डेंस होती है, और इसी डेंस पोर्शन को क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस। तो यही सब रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, और इसी से हम लोगों को पहली बार न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। जब ये प्रूफ हो गया कि किसी भी एटम के सेंट्रल पोर्शन में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो रदरफोर्ड ने उसी को कॉन्सेप्ट बना करके एक मॉडल दिया जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इसको प्लैनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल मॉडल ठीक उसी तरह से था जिस प्रकार से सूरज के चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट घूमते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। तो उन्होंने कहा एन एटम हैव ए सेंट्रल न्यूक्लियस, एक एटम के पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इस तरह से, और अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स लाइक ए प्लैनेट अराउंड द सन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से चक्कर लगाते हैं जिस तरह से हमारे सूरज के चारों तरफ हमारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। दूसरी चीज,
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज, और उन्होंने कहा कि एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तीसरी का बात, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये कितना छोटा होता है। तो अगर आप इसकी कल्पना करें कि अगर आप एक 50 मीटर व्यास के एक फुटबॉल मैदान को अगर आप कंसीडर करते हैं, एक सर्कुलर फुटबॉल जिसका सेंट्रल से उसका लेंथ कितना है, 50 मीटर है, यानी दोनों तरफ का डायमीटर 100 मीटर हो जाएगा। तो उस 100 मीटर के डायमीटर में के सेंट्रल पोजीशन में अगर आप एक सुई की नील वहां पे लगा देते हैं, तो एक न्यूक्लियस की जो नोक यानी सुई की जो नोक होती है वो उस फुटबॉल के ग्राउंड का जो आप एरिया आप कंसीडर करते हैं, जितना वो होल इम्पटी पोर्शन और वो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस, तो सुई की नोक और एक फुटबॉल ग्राउंड के बीच में लगी हुई के बीच में, यानी आप सोचिए कि ये एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड है और उसके सेंट्रल पोर्शन में एक सुई चुभा के रखे हुए, तो सुई की जो नोक होगी वो उस फुटबॉल ग्राउंड का जो शेप होगा तो वो एक एटम का स्ट्रक्चर का डायमीटर होगा, यानी सुई का जो नोक है वो उतना ही छोटा होगा जितना एक फुटबॉल ग्राउंड में के बीच में धसी हुई एक सुई, तो ये उसका डायमीटर है। और क्या करा ये, एंड कॉन्सेंट्रेट द होल मास ऑफ एटम इनटू द न्यूक्लियस, और वो पूरे एटम का पूरा मास उसी छोटे से प्लेस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और चौथी और लास्ट बात, द न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस, और न्यूक्लियस बहुत हार्ड होता है और डेंस होता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। मतलब अगर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इतना ही सस्टेनेबल था तो हम लोग उसको आगे तक क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो इसके कंटिन्यूएशन के पीछे एक थ्योरी लग गई थी, और वो थ्योरी दी थी सबसे पहले मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजीनियर थे, और वो इलेक्ट्रिक मोटर इंजीनियर होने की वजह से तो वो जब किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को कुछ देर तक रन करते थे तो वो इलेक्ट्रिक मोटर के आउटर सरफेस पे जब टच करते थे तो उनको वो हीटिंग महसूस होती थी। और आप सभी जानते हैं कि आपके घर के पंखे, आपके घर के जब कोई भी मोटर व्हीकल्स जब काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं तो अगर आप उस मोटर के आउटर सरफेस को टच करेंगे तो आपको वहाँ पे गर्मी लगेगी, यानी वो काफ़ी हीटेड हो जाता है। तो मैक्सवेल यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जब हम यूज करते हैं तो वो काफ़ी देर के बाद हीट क्यों लगने लगती है, विशेषकर जो मोटर व्हीकल से संबंधित होते हैं। तब उन्होंने एक देखा कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काफ़ी देर तक रोटेट करता है तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उसके अंदर से हीट, काइनेटिक एनर्जी किस रूप में निकलती है, इसकी हीट के रूप में निकलती है, और वही हीट सराउंडिंग में जाता रहता है जो इंजन को धीरे धीरे क्या करता है, गर्म करता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होते हैं वो भी तो अपनी चारों तरफ एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही होता है कि जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींच ले, यानी इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट है। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ मोशन करेगा तो इसको भी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लॉस करनी पड़ेगी। और अगर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की जो ये डिस्टेंस है ये इसकी स्टैटिकल एनर्जी की वजह से रुकी हुई है, और अगर ये लगातार मोशन करने की वजह से अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करते हैं तो मतलब इनकी स्टैटिकल एनर्जी भी लॉस होती है। तो धीरे धीरे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होता जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो मैंने वही समझाया है कि देखिए मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अराउंड मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी कहने का मतलब यह कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जबरदस्त क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ही, तो अगर ये लगातार मोशन करेगा तो ये भी हीट एनर्जी रिलीज करेगी, और अगर ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगी तो इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, और अगर इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड भी स्लो होती जाएगी और अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो मैंने उसको यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कम होता जाएगा और अंत में क्या गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। और अगर
कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर फेल डाउन हो गया तो इसका मतलब है कि एक प्लस चार्ज एक निगेटिव चार्ज से अटैच्ड हो गया, और अगर ऐसा हुआ तो वहां पर एक एक्सप्लोजन होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोड हो जाएगा, और न्यूक्लियर अगर एक्सप्लोजन होगा तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एटम अगर डिस्ट्रॉय होगा तो इसका मतलब एटॉमिक मॉडल बेकार है। तो रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा, और इसी वजह से रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बना करके आप और इसको मैं इंकरेज करता रहूं, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।